हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। हमारे साथ सभी साथी जुड़ जाएंगे। एक बार क्लास को शेयर करेंगे जहां भी आप कर सकते हैं, लाइक करेंगे सेशन को, ताकि बीच बीच में आपको ना बोलना पड़े ये चीज़ें, और अच्छा भी नहीं लगता बीच में जब हम लोग रिदम बना होता है पढ़ने पे। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये रिमाइंडर है, आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। साथ के साथ आपने अगर ऑफिशियल एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लेंगे फ़ोन में, ठीक है। तो आप सभी को एक ज़रूरी जानकारी, ये क्लास आज से जो आपके वीईओ जो खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी है उसके लिए भी आज से ये क्लास चलाई जा रही है। तो अगर आप यूपी का कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे कि यूपी पुलिस में और यूपी कांस्टेबल, ठीक है, यूपी एसआई, यूपी पुलिस यूपी कांस्टेबल हो गया, यूपी एसआई, यूपी ट्रिपल एससी और वीईओ, ठीक है, वीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, खंड शिक्षा अधिकारी, इन चारों एग्जाम। आज आपने देखा होगा कि जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम आता था, आप हर बार पूछते थे जब मैं ये क्लास चलाता था 9 बजे, तो कहते थे कि सर क्या ये जूनियर असिस्टेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप में से जो विद्यार्थी गए होंगे जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने, उन्होंने देखा होगा कि कितने सारे क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में यूपी जीके के आए और सेम वही आए जो पढ़ाया। मैंने सारे क्वेश्चन नहीं देखे तो एग्जैक्ट दावा ये नहीं करूँगा कि सारे आए। जितने क्वेश्चन मेरे तक पहुँचाए विद्यार्थियों ने वो लगभग सारे पढ़ाए थे मैंने, ठीक है, पढ़ाए थे। तो जुड़ जाएंगे हमारे साथ सभी विद्यार्थी। मैं क्लास को शुरू करता हूं और हमारा आज का जो चैप्टर है क्या है, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है आपका क्या, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा उद्योग धंधे। प्रदेश का जो उद्योग है अर्थात इंडस्ट्रीज है, किस प्रकार की इंडस्ट्रीज प्रदेश में हैं, इन उद्योग धंधे के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। उद्योगों के बारे में प्रदेश में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर मैं देखो, तीन चीज़ें हैं, एक तो हमारा खनिज पदार्थ, एक हमारा कृषि और एक हमारे उद्योग धंधे। किसी भी राज्य की जो अर्थव्यवस्था होती है, किसी भी देश की भी कह सकते हैं इकोनॉमी होती है, इन तीन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ पर, अगर किसी राज्य में किसी देश में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं तो उसकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होती है, बहुत अच्छी होती है। तो सबसे ज़्यादा किस पे, जैसे कि यूरोपियन कंट्री हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। खेती अच्छी नहीं है वहाँ की, ऐसे आपकी साउथ अमेरिका मान लो, बहुत ज़्यादा खेती अच्छी नहीं है वहाँ की, कृषि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत होती है। आप अपना जापान देख लो, जापान की कृषि उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन क्या है, इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी हैं। तो जिस भूभाग पे इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी होती हैं, जिस देश में इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी होती हैं, उनकी इकोनॉमी अच्छी होती है। दूसरा डिपेंड करता है खनिज पदार्थों पर। तो जिनके पास भू संपदा बहुत ज़्यादा होती है, खनिज पदार्थ, मिनरल्स, जो बेशकीमती धातुएं होती हैं, बेशकीमती धातुएं जिनके पास होती हैं, उनकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होती है। तीसरा डिपेंड करता है कृषि पर, खेती पर, एग्रीकल्चर पर। तो एग्रीकल्चर पर भी डिपेंड करता है। हमने खनिज पदार्थ पढ़ लिए थे, और खनिज पदार्थ को पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं हमने ये समझा था कि प्रदेश में अगर खनिज पदार्थों के माध्यम से अर्थव्यवस्था देखी जाए तो बहुत मजबूत नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा योगदान खनिज पदार्थों का हमारी अर्थव्यवस्था में नहीं है। और कृषि पढ़ना बाकी है, और आज पढ़ लेते हैं हम लोग उद्योग धंधे। तो खनिज पदार्थ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज उद्योग धंधे। तो दूसरा चैप्टर अर्थात अर्थव्यवस्था का दूसरा कंपोनेंट, और तीसरा पढ़ेंगे एग्रीकल्चर को हम इसके बाद पढ़ेंगे। आज विद्यार्थी मुझे पता नहीं कहाँ चले गए, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्लास है। तो आपने जुड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? आपने क्लास नहीं छोड़नी चाहिए, और छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप वीईओ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी आपको जुड़ना चाहिए और भरोसा करना चाहिए। वीईओ के विद्यार्थियों को भरोसा करना चाहिए, और जैसे हम पे भरोसा यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल वाले बच्चों ने किया, वीईओ के भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग करके दिखाएंगे। आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, सिलेबस एग्जैक्ट आपको हम करवा के दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिएगा, मैं शुरू करता हूं, और हम लोग उद्योग धंधे पर आते हैं। और जब उद्योग धंधों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा एक परंपरागत उद्योग है, जिसे हम हथकरघा उद्योग कहते हैं। क्या कहते हैं? हथकरघा उद्योग कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हथकरघा
हथकरघा उद्योग। और ये हथकरघा उद्योग ज़्यादातर जो प्रदेश का सूती वस्त्र उद्योग है, क्या है, सूती वस्त्र उद्योग है, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग है, इसमें काम आता है, इसमें काम आता है। तो हथकरघा उद्योग की अगर हम लोग बात करें तो जो प्रदेश का हथकरघा उद्योग है, क्या है, प्रदेश का जो हथकरघा उद्योग है वो लगभग जितने भारत में जितने जो हथकरघा उद्योग से जुड़े बुनकर रहते हैं उसका 50% लगभग उत्तर प्रदेश में रहते हैं ना, उत्तर प्रदेश में रहते हैं। इसी हथकरघा उद्योग को मजबूत करने के लिए 16 सितंबर 19 इसी हथकरघा उद्योग को प्रदेश में मजबूत करने के लिए 16 सितंबर 1972 को हथकरघा, ठीक है, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, क्योंकि हथकरघा वस्त्रोद्योग से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हथकरघा का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, वस्त्रोद्योग में। तो हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय की स्थापना की गई। क्या किया गया, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग की वस्त्रोद्योग निदेशालय की स्थापना की गई प्रदेश में, ठीक है, वस्त्रोद्योग निदेशालय की स्थापना की गई, वस्त्रोद्योग निदेशालय की स्थापना की गई प्रदेश में। क्या किया गया, उद्योगों की जब हम बात करें तो सबसे बड़ा जो उद्योग है हमारे यहाँ पर हथकरघा उद्योग, जो ज़्यादातर सूती वस्त्र उद्योग में काम आता है। 16 सितंबर 1972 को प्रदेश में हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय की स्थापना की गई। और इसकी अगर रैंक की बात करें उत्तर प्रदेश में, भारत में उत्तर प्रदेश की रैंक की बात करें कि हथकरघा उद्योग में उत्तर प्रदेश की क्या रैंक है, हथकरघा उद्योग के मामले कितना बड़ा उद्योग है, तो उत्तर प्रदेश का नंबर तीसरा है, इसमें 3rd रैंक पे है उत्तर प्रदेश। और हथकरघा उद्योग में क्या है, 3rd रैंक पर है। और उत्तर प्रदेश में रोजगार के माध्यम से देखा जाए, उत्तर प्रदेश में रोजगार उपलब्ध कराने के माध्यम से देखा जाए तो ये कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। क्या है, कृषि के बाद कृषि रोजगार सबसे ज्यादा, कृषि फर्स्ट पर होती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में रोजगार किससे सबसे ज़्यादा प्राप्त होते हैं, तो कृषि सेक्टर में, जो प्रदेश का एग्रीकल्चर सेक्टर ये पहले नंबर पर, और हथकरघा सूती वस्त्र उद्योग या हथकरघा उद्योग दूसरे नंबर पर रहता है। हथकरघा उद्योग हमारा दूसरे नंबर पर रहता है। तो रोजगार के क्षेत्र में दूसरे नंबर पर, या फिर कृषि को हटा दिया जाए तो हथकरघा उद्योग, हथकरघा इंडस्ट्रीज है जो उत्तर प्रदेश के वो पहले नंबर पर है, ठीक है, सबसे बड़ा उद्योग है उत्तर प्रदेश का। क्या है, सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा एवं सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। तो हथकरघा रोजगार के मामले में दूसरे नंबर पर, और कृषि इस रोजगार के मामले में पहले नंबर पर है, ठीक है। दो चीजें, पहली चीज क्या थी और तीसरी चीज क्या थी, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय की स्थापना प्रदेश में 1972 16 सितंबर 1972 में की गई, ठीक है, 1972 में की गई। इस हथकरघा उद्योग के लिए फेमस क्या है, इसके जो प्रोडक्ट हैं, फेमस प्रोडक्ट हैं इस हथकरघा उद्योग के, हम इनको भी देखेंगे। प्रदेश के जो हथकरघा उद्योग के लिए फेमस प्रोडक्ट हैं, जो हथकरघा उद्योग के माध्यम से तैयार किए जाते हैं और जो कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, वो है वाराणसी की सिल्क साड़ियाँ, वाराणसी की सिल्क साड़ियाँ, ठीक है। इस हथकरघा उद्योग के फेमस प्रोडक्ट हैं ये वाराणसी की सिल्क साड़ियाँ। अगर सिल्क साड़ियों के लिए पूछा जाए कि कौन आपका फेमस है तो वाराणसी, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक के अंदर घुस के क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ से पूछ सकता है कि वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वहाँ पर लिखा होगा, ऑप्शन में रहेगा सिल्क, कुछ और 3 ऑप्शन रहेंगे, या सिल्क साड़ियों के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो भी आपका ये हो सकता है। दूसरा है आपका सीतापुर की दरियाँ, क्या है, इसी हथकरघा उद्योग का ही प्रोडक्ट है ये, सीतापुर की दरियाँ। सीतापुर की दरियाँ, ये सीतापुर लखनऊ के पास पड़ता है, ठीक है। तो सीतापुर में दरी तैयार की जाती है इस हथकरघा उद्योग के माध्यम से। अमरोहा का पायल वर्क, अमरोहा है जो आपका क्या है, अमरोहा, ये भी पूछा जा सकता है कि अमरोहा किसके लिए फेमस है, तो एक जनपद एक उत्पाद में तो अमरोहा ढोलक के लिए फेमस है। कम से कम 300 के आसपास यूनिट लगी है अमरोहा में, कितनी, 300 के आसपास अमरोहा में यूनिट लगी हैं, किसकी, ढोलक उद्योग की, ढोलक बनाने की। लेकिन पायल वर्क भी यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, तो अमरोहा का पायल वर्क। हाँ, तो वाराणसी की सिल्क साड़ियाँ, सीतापुर की दरियाँ और अमरोहा का पायल वर्क, अमरोहा का पायल वर्क, और गोरखपुर का वेड वर्क, गोरखपुर का
ठीक है। इसी हथकरघा उद्योग के उदाहरण है गोरखपुर का वेडवर्क और गाजीपुर का कटवर्क। ठीक है, गाजीपुर का कटवर्क। आज यहाँ पे वीईओ वाले लोगों की पहली क्लास है तो उनका भी थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, तो कमेंट उनकी मेरे फ़ोन पे आ रही हैं। ऐसे कैसे बोर्ड नहीं दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है बोर्ड। ये कह सकते हो कि बोर्ड पे साफ नहीं दिख रहा है, बोर्ड तो भाई मुझे दिख रहा है, तो मैं इंक डाल लेता हूं ना। ठीक है, हाँ इंक डाल लेता हूं। हाँ ये हो सकता है, लाइटिंग ज़्यादा पड़ रही है, तो अभी मैं ठीक कराता हूँ एडिटर साहब से। ठीक है, लेकिन एडिटर साहब यहाँ पे है नहीं। बीई वाले बच्चों से कहूँगा मैं कि वो बच्चे तो नहीं होंगे, वो मेरे से बड़े भी होंगे, तो सॉरी। बीई वाले भाई साहब से कहूँगा, मैं क्या कहूँगा कि आपकी पहली क्लास है और जुड़े रहो, मैं सारे चैप्टर कराऊँगा आपको। ठीक है, आपके एग्ज़ाम तक मैं यूपी जीके के सारे कराऊंगा और कोशिश करूंगा एक पेपर सबसे पहले मैं सॉल्व कराऊंगा आपको। सबसे पहले एक पेपर सॉल्व कराऊं, यहाँ पर हमारी क्लास शुरू होने से पहले सबसे पहले मैं एक पेपर लेके आऊँगा और बीईओ का पूरा पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, एक मॉडल टेस्ट पेपर या फिर जो प्रीवियस पेपर रहेगा वो कराऊंगा, क्योंकि आप हो सकता है आपने पिछला बीईओ का पेपर न दिया हो, मुझे भी नहीं पता कि एग्जैक्ट कब हुआ था, बट मैं पेपर ढूंढने की कोशिश करूंगा और पेपर डिजिटल बोर्ड से आपको पूरा सॉल्व कराऊंगा, ताकि अंदाज़ा लग पाएगा कि पेपर में आता क्या है, पेपर में आता क्या है। तो आप बस इंतज़ार करते रहिए उस दिन का, जल्दी से 2-4 दिन में मैं ढूंढ लूँगा और आपको पेपर कराऊँगा। ठीक है, आपको क्या करूँगा, मैं पेपर कराऊँगा, पर कराऊंगा, चलेगा। अब इसी हथकरघा उद्योग में जो सूती वस्त्र तैयार किए जाते हैं उसके लिए फेमस है आपका कानपुर, ये तो है। ठीक है, ये तो स्पेशलाइजेशन है इनके पास कि वाराणसी की सिल्क साड़ियाँ, सीतापुर की दरियाँ, अमरोहा का पायल वर्क, गोरखपुर का वेड वर्क और गाजीपुर का कट वर्क। ठीक, इसको मैं हटाता हूँ। अब है क्या कि सूती वस्त्र उद्योग हम जिसकी बात कर रहे थे, इसमें क्या कर रहे थे, सूती वस्त्र उद्योग की हम बात कर रहे थे। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए कानपुर में कम से कम 10 मील लगी हैं। क्या है, कानपुर में कम से कम सूती वस्त्र उद्योग के लिए, किसके लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए, इस सूती वस्त्र उद्योग में ही हथकरघा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग की अगर हम बात करें तो कानपुर में, प्रदेश के कानपुर में सूती वस्त्र उद्योग काफी ज्यादा है। कानपुर में लगभग 10 मिल लगी हैं। क्या है, लगभग 10-12 मिल कानपुर में लगी हैं, और इसीलिए प्रदेश का इसे, या उत्तर भारत का कह सकते हैं, नॉर्थ इंडिया का इसे मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, कानपुर को नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का जो सूती वस्त्र उद्योग है काफी फेमस है। सूती वस्त्र उद्योग काफी फेमस है, कहाँ का, कानपुर का सूती वस्त्र उद्योग। अगर बुनकर की अगर संख्या देखें प्रदेश में, मैंने कहा था ना कि सबसे ज़्यादा रोजगार देता है कृषि के बाद, तो अगर बुनकर की ही केवल हम लोग अगर देखें संख्या, तो लगभग 6,64,000 के आसपास है। कितनी है, 6,64,000 बुनकर हैं प्रदेश में। लेकिन कहा जाता है कि इनकी हालत, इनकी स्थिति उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, क्योंकि ये उद्योग धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। इनकी जगह कौन लेता जा रहा है, मिल, इनकी जगह लेती जा रही है मशीनें। कौन, मशीनें लेती जा रही। अब लोग मशीनों से बने कपड़े को पसंद करते हैं, चाहे वो सूती हो चाहे रेशमी हो, जैसा भी हो। अब दिख रहा है साहब, अब दिख रहा है, मैं देख लेता हूँ, हाँ अब तो दिख रहा है। तो सूती वस्त्र उद्योग में जो कपड़े, जो मशीनों से बने कपड़े होते हैं उनको लोग पसंद कर रहे हैं। तो इनके लिए सरकार ने काफ़ी योजनाएं भी चलाई, जैसे इनकी जनश्री बीमा योजना, बहुत सारी महात्मा गांधी बुनकर योजना, इन सारी योजनाओं को यहाँ पर चलाया गया सरकार ने इनके द्वारा। 2007-8 में महात्मा गांधी बुनकर योजना चलाई, जनश्री बीमा योजना चलाई गई इन बुनकरों को आर्थिक मदद करने के लिए, ताकि ये उद्योग आगे फले फूले। एक और सरकार ने हथकरघा आरक्षण अधिनियम 1985 लागू किया। यह अधिनियम क्या था, ठीक है, ये भी देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कम से कम आपको याद तो बना रहेगा ना। हथकरघा उद्योग आरक्षण अधिनियम। अब तक तो देखा होगा आपने कि आरक्षण सिर्फ लोगों को दिया जाता है, यहाँ तो उद्योग को आरक्षण है। ये कैसा आरक्षण है, देख लेते हैं। तो 1985 में सरकार ने क्या किया, 1985 में सरकार ने एक एक्ट बनाया, हथकरघा आरक्षण अधिनियम। हथकरघा
आरक्षण अधिनियम या एक्ट, ठीक है, हथकरघा रिजर्व एक्ट, आरक्षण अधिनियम या एक्ट 1985। कौन सा 1985। इसमें क्या किया कि प्रदेश की सरकार ने 11 प्रोडक्ट को उठाया और उन 11 प्रोडक्ट को रिजर्व कर दिया कि ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ हथकरघा से बनाए जाएंगे, मतलब इनको बुनकर ही बना सकते हैं, मशीनें नहीं बनाएंगी। अगर ये प्रोडक्ट मशीनों से बनाते पकड़े गए तो जो मशीन मालिक होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन पर क्या किया जाएगा? कार्रवाई की जाएगा। इसमें सूती व रेशम साड़ी थी। क्या था? इन्होंने कहा कि अगर सूती साड़ी बनाई जाएगी, सूती व रेशम की जो साड़ी थी ये जो बनाई जाएंगी तो इनको सिर्फ हथकरघा ही बनाएंगे, इनको सिर्फ बुनकर ही बनाएंगे, ठीक है। तो सूती और रेशम की साड़ियाँ बनाने को रिजर्व कर दिया गया। लगभग 11 प्रोडक्ट थे, सूती व रेशम साड़ियाँ, सूती व रेशम धोती भी, जैसे कुर्ता धोती होती है ना, सूती व रेशमी धोती भी कौन बनाएगा? हथकरघा ही बनाएंगे, ठीक है, हथकरघा ही बनाएंगे। हथकरघा ही बनाएंगे। इसके साथ तौलिया है, गमछा है, आपका दरी है, कारपेट है, ये सभी क्या कर दिया गया? लुंगी है, ये सभी कर दिए गए। कौन बनाएगा? हथकरघा ही इनको बनाएंगे। हथकरघा जो होता है हाथ से काटने वाला, कपड़े बनाने वाला, उससे ही इनको बनाया जाएगा। तो रिजर्वेशन एक्ट पारित किया गया 1985 में, जिनसे हथकरघाओं को काफ़ी मदद मिली और जो आपकी मशीनें थी उनसे उन पर रोक लगाई कि मशीनें इनको नहीं बनाएंगी, ये काम मशीन से नहीं होगा, ये काम मशीन से नहीं होगा। जिस प्रकार से मनरेगा आने के बाद गाँव में रोक लगा दी गई कि आप जेसीबी से कोई काम नहीं कराएंगे। अगर आपको सड़क बनानी है, गांव में जो पगडंडियां होती है उन पर सड़क बनानी तो गांव के लोग बनाएंगे, तालाब की खुदाई करनी तो गांव के लोग बनाएंगे। ग्राम प्रधान जैसे जेसीबी का इस्तेमाल नहीं कर सकता इन सबको खुदवाने के लिए। नाले की सफाई करानी है तो कौन कराएगा? कौन करेंगे? मनरेगा की मजदूर करेंगे, जेसीबी नहीं करेगी। तो इस प्रकार का जो रिजर्वेशन था ना मनरेगा में, ऐसा ही बुनकरों के लिए किया गया 1985 में, 1985। इसके बाद एक योजना चलाई, इसे हम दीनदयाल बुनकर विकास योजना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? दीनदयाल बुनकर विकास योजना के नाम से जानते हैं। हाँ जी, समझ तो आ रहा है ना? ठीक है, दीनदयाल बुनकर विकास योजना के नाम से जानते हैं। दीनदयाल, तो ये अगर पूछा भी जाए किससे संबंधित है दीनदयाल बुनकर विकास योजना? हथकरघा उद्योग से, ठीक है। तो दीनदयाल बुनकर विकास योजना ये 2000 में चलाई गई, दीनदयाल बुनकर विकास योजना, ठीक है, दीनदयाल बुनकर विकास योजना। इसमें कहा कि 50% राजस्व केंद्र की सरकार देगी और 50% राजस्व राज्य की सरकार देगी। तो राज्य व केंद्र के सहयोग से जो बुनकर हैं प्रदेश के, उनकी मदद की जाएगी। क्या किया जाएगा? उनकी मदद की जाएगी इस 50% के सहयोग से, इस 50% के सहयोग से मदद की जाएगी, ठीक है। हाँ, मदद की जाएगी, ठीक। इसके बाद जनश्री बीमा योजना, दूसरे नंबर की क्या? जनश्री बीमा योजना की शुरुआत की गई, हाँ, बुनकरों के लिए। ये कई बार पूछी गई है कि जनश्री बीमा योजना किसके लिए थी? जनश्री बीमा योजना ये किसके लिए थी? ये कई बार पूछी गई है, ये कई बार, और मुझे लगता है महात्मा गांधी तो आज भी पूछी गई है जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में, जहाँ तक मुझे लगता है एक बच्चा पूछ रहा था, ठीक है। तो महात्मा गांधी जो योजना थी बुनकर योजना, वो भी इससे ही संबंधित थी, ठीक है। तो क्या था? जनश्री विकास योजना 2002-3 में शुरू की गई थी, ठीक है, 2003 में ये शुरू की गई थी प्रदेश के बुनकरों के लिए। इसमें प्रदेश के 18 से 60 वर्ष के बुनकर रखे गए और उनका बीमा कराया गया, ताकि उनके साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उनको बीमा राशि दी जा सके, उनको बीमा राशि दी जा सके। इस योजना को 2002 में बनाया गया, 2003-4 के जो वित्तीय वर्ष होता है उसमें लागू किया गया। तो ये था आपका क्या? सूती वस्त्र उद्योग और हथकरघा उद्योग, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, ये आपने लिख लिया ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं आपके कहाँ पर? हाँ, इसी में महात्मा गांधी बुनकर योजना भी आपकी 2007-8 में शुरू की गई, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और एक और उद्योग है प्रदेश का, जिसे हम रेशम उद्योग के, ये सभी परंपरागत उद्योग हैं, ये सभी क्या हैं? परंपरागत उद्योग हैं प्रदेश के। बाकी हम सारे उद्योगों की बात करेंगे, ठीक है, बाकी हम सारे उद्योगों की बात करेंगे, परेशान मत होइएगा। इसके बाद आता है रेशम उद्योग। क्या आता है? रेशम उद्योग, ठीक है, रेशम उद्योग। और जब रेशम उद्योग की बात करेंगे तो पहले जान लें कि रेशम कितने प्रकार की होती है। तो दुनिया या विश्व कह सकते हैं की बात है, विश्व में जो रेशम पाई जाती है वो 4 प्रकार की पाई जाती है विश्व में।
हाँ, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करवाई है मैंने, आपको जो दिख नहीं रहा था, ठीक है। बाकी मैं आपकी कमेंट देख रहा हूँ, ठीक। भाई मुंबई में मिल कितनी इसी पे अटके रहना, ठीक है। क्या कह रहे थे हम लोग कह रहे थे रेशम उद्योग। तो रेशम उद्योग की अगर बात करें तो 4 प्रकार की, दुनिया में 4 प्रकार की रेशम पाई जाती है। शहतूती रेशम, क्या शहतूती रेशम, हाँ शहतूती रेशम, और आपका एरी रेशम, टसर रेशम, ठीक है, और आपकी मूंगा रेशम, मूंगा रेशम। तो ये 4 प्रकार की रेशम पाई जाती है दुनिया में, ठीक है। और भारत की अगर मैं बात करूं तो अच्छी बात यह है कि भारत में चारों प्रकार की रेशम पाई जाती है, शहतूती रेशम भी, एरी रेशम भी, और टसर रेशम भी, मूंगा रेशम भी, चारों प्रकार की पाई जाती है। और यूपी की बात करूं तो यूपी में 3 प्रकार की, शहतूती रेशम, एरी रेशम, टसर रेशम और मूंगा रेशम नहीं पाई जाती है। मूंगा रेशम भारत के सिर्फ और सिर्फ असम में पाई जाती है। कहाँ पर? असम में पाई जाती है, ठीक है, असम में मिलती है। और उत्तर प्रदेश में तीनों। ये कीट से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? कीट से प्राप्त होती है। अगर बात करूं मैं शहतूती रेशम की तो शहतूती कीड़ा से, जिनका भोजन शहतूती पत्ता होता है। क्या होता है? शहतूत की पत्ती होती है, शहतूत की। एरी रेशम की बात करूं तो अरंडी होती है, जो अरंडी होती है ना, अरंडी के जो पत्ते होते हैं, अरंडी, आप छोटी छोटी जो बीज होते हैं ब्लैक कलर के, आपने इकट्ठे किए होंगे बचपन में अगर गांव में रहते होंगे तो उसी अरंडी के पत्ती पर मिलती है आपकी एरी रेशम, इसीलिए इसको अरंडी रेशम भी कहते हैं, ठीक है। अरंडी रेशम भी इसको कहा जाता है। तीसरी जो टसर रेशम होती है, ये भी कीट से प्राप्त होती है, और इसके जो कीट होते हैं वो अर्जुन के पत्ते खाते हैं। किसके? अर्जुन एक पेड़ का नाम होता है, अर्जुन के पत्ते खाते हैं। तो ये 4 प्रकार की रेशम पाई जाती है, और इस 4 में से 3 प्रकार की रेशम यूपी में पाई जाती है, ठीक है, यूपी में पाई जाती है, बिल्कुल यूपी में पाई जाती है। अगर मैं बात करूं कि दुनिया में रेशम सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है, तो आपके चीन में सबसे ज़्यादा। इंडिया की रैंक इसमें सेकंड है। क्या है? भारत की रैंक इसमें सेकंड है। दूसरे नंबर पर भारत है, और पहले नंबर पर आपका क्या है? पहले नंबर पर आपका क्या है? चीन है। चीन में सबसे ज्यादा रेशम दूसरे नंबर पे भारत में पाई जाती है, ठीक है, दूसरे नंबर पर भारत में पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश की बात करूं तो सबसे ज्यादा रेशम, वैसे तो लगभग 50 से 56 जनपदों में पाई जाती है, और जो ज्यादातर जो इसके रेशम के जो उद्योग लगे हुए हैं वो आपका लखीमपुर खीरी और उसके आसपास के बहराइच है, बलरामपुर है, वाराणसी है, इन क्षेत्रों में इसके, चंदौली है, मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र है, इन क्षेत्रों में रेशम उद्योग केंद्र लगे हुए हैं। इन क्षेत्रों में क्या लगा है? रेशम उद्योग केंद्र लगे हुए हैं, ठीक है, हाँ रेशम उद्योग केंद्र लगे हुए हैं, बिल्कुल। रेशम उद्योग की को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में 1992 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव सेरिकल्चर फेडरेशन की स्थापना की गई। इसको भी आप याद रखना, ठीक है। क्या किया गया? हाँ, प्रादेशिक कोऑपरेटिव हाँ 1992 में कहा गया कि रेशम की वृद्धि को हम बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि रेशम की खपत का केवल और केवल 50% ही यूपी तैयार करता है, ठीक है, खपत का 50%। बाकी रेशम हमें बाहर से मंगानी पड़ती है, दूसरे राज्यों से मंगानी पड़ती है। 50 से 75 मीट्रिक टन के आसपास उत्तर प्रदेश अपनी रेशम का उत्पादन करता है, ठीक है, बाकी रेशम हमें बाहर से मंगानी पड़ती है। तो 1992 में कहा गया कि उत्तर प्रदेश या प्रादेशिक कोऑपरेटिव सेरिकल्चर फेडरेशन की स्थापना की गई, ठीक है, हाँ प्रादेशिक कोऑपरेटिव सेरिकल्चर फेडरेशन की स्थापना की गई, ताकि रेशम के उत्पादन में वृद्धि हो। क्या हो? रेशम के उत्पादन में वृद्धि हो, है ना, रेशम के उत्पादन में वृद्धि कर सकें हम।
बात करूं कि रेशम का काम क्या होता है, तो इससे रेशमी साड़ियाँ बनाई जाती हैं, जो कि आपके वाराणसी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वाराणसी में इस्तेमाल किया जाता है। बाकी 50 से 75 मीट्रिक टन के आसपास उत्तर प्रदेश अपनी रेशम का उत्पादन करता है और 5000 टन के आसपास इसकी खपत रहती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद ये था रेशम उद्योग, इसके बाद आते हैं हम लोग चीनी उद्योग पे। ठीक है, किस पे आते हैं? चीनी उद्योग पे। तो सबसे ज़्यादा रेशम जो पैदा की जाती है वो आपके यही डिस्ट्रिक्ट हैं, आपका लखीमपुर है, मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र है, चंदौली है, वाराणसी है। इन क्षेत्रों में गोंडा भी है। ठीक है, गोंडा भी है, गोंडा का सुभागपुर है, जहाँ पर अनुसंधान केंद्र है आपकी रेशम के लिए। ठीक है, सुभागपुर में रेशम अनुसंधान केंद्र भी है आपका। ठीक, आगे आते हैं हम लोग चीनी उद्योग पे। किस पे आते हैं? चीनी उद्योग पे आते हैं। और अगर चीनी उद्योग की अगर मैं बात करूं, क्या करूं? चीनी उद्योग की बात करूं तो चीनी उद्योग में प्रदेश का स्थान पहला और दूसरा दोनों में अंतर रहता है। कभी पहला हो जाता है, कभी दूसरा हो जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र से टक्कर रहती है। और चीनी उद्योग के लिए जो आपको ज़रूरत होती है वो होती है गन्ने की। किसकी होती है? गन्ने की ज़रूरत होती है, गन्ने की होती है। और गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहता है। किस पर रहता है? प्रथम स्थान पर रहता है गन्ना उत्पादन में। ठीक है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, सब देश का सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? उत्तर प्रदेश में किया जाता है, उत्तर प्रदेश में किया जाता है। और अगर देश के जितने क्षेत्रफल पर गन्ना का उत्पादन किया जाता है, क्या है? देश के जितने क्षेत्रफल पर गन्ना का उत्पादन किया जाता है उसका 50% हमारे पास है, उसका 50%। मतलब अगर मान लो कि 10 हेक्टेयर पर किया जाता है तो 5 हेक्टेयर हमारे यहाँ है। मतलब जितना भी गन्ना का उत्पादन होता है हमारे देश में उसका आधा गन्ना का उत्पादन हमारे प्रदेश में होता है। ठीक है, लगभग 50% भाग पर। और लगभग 30 लाख किसान गन्ने का उत्पादन करते हैं अपने राज्य में। ठीक है, 30 लाख से ज़्यादा किसान गन्ने का उत्पादन करते हैं। गन्ने के बारे में कहा जाता है कि गन्ना एक भारतीय मूल का पौधा होता है। हाँ, गन्ना भारतीय मूल का पौधा होता है और इससे शुरुआत में गुड़ व राब बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? गुड़ व राब बनाया जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने इसके महत्व को देखते हुए, इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए उन्होंने 1903 में, कब? 19, ये याद करने वाली बात है, 1903 में प्रतापपुर में पहली, भारत की पहली प्रतापपुर में, और ये कहाँ पर है? देवरिया। ठीक है, प्रतापपुर देवरिया 1903 में भारत की पहली चीनी मिल लगाई। भारत की पहली चीनी मिल लगाई। कहाँ पर लगाई? याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, कहाँ पर? प्रतापपुर देवरिया में भारत की पहली चीनी मिल लगाई। और ताकि और उत्पादन हो, अच्छी और चीनी हम बनाएं और भारत में उसका इस्तेमाल किया जाए, एक नया बिजनेस मिल गया। जैसे ही गन्ने का उत्पादन गुड़ और राब के साथ साथ चीनी बनने लगी उससे, तो उनको और व्यापार मिल गया, काफ़ी राजस्व मिल सकता था। तो उन्होंने क्या किया और इसको विकसित करने के लिए 1935 में गन्ना विकास, हाँ 1935 में, 1935 में, आज़ादी से पहले की बात है, गन्ना विभाग की स्थापना करी। इसको मिटा के फिर से लिखता हूँ। ठीक है, हाँ, गन्ना। हाँ, 1903 में प्रथम मिल कहाँ पर? प्रतापपुर देवरिया में। ठीक है, प्रतापपुर देवरिया किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। 1935 में, 1935 में गन्ना विभाग की स्थापना की। 1935 में क्या किया इन्होंने? गन्ना विभाग की स्थापना की। 1938 में गन्ना विभाग के बाद इन्होंने चीनी विभाग की स्थापना की। 1938 में इन्होंने क्या किया? चीनी विभाग की स्थापना की। 1938 में इन्होंने चीनी विभाग की स्थापना करी। और उन चीनी विभाग की स्थापना करी तो इसी 1938 में इन्होंने शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल अधिनियम बनाया। शुगर फैक्ट्रीज, जो चीनी मिल थी उनको नियंत्रित करने के लिए शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल
एक्ट बनाया, ठीक है, शुगर फैक्ट्रीज नियंत्रण अधिनियम बनाया इन्होंने, अंग्रेजों ने, ठीक है, नियंत्रण अधिनियम बनाया ताकि गन्ना की जो मिल थी इनको नियंत्रित किया जा सके। तो देखना स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है प्रदेश में। 1903 में पहली मिल खोली गई देवरिया में, 1935 में गन्ना विभाग की स्थापना की गई, 1938 में चीनी विभाग की स्थापना की गई और आपका 1938 में ही शुगर फैक्ट्री कंट्रोल एक्ट या नियंत्रण अधिनियम की स्थापना की गई, ठीक है, अधिनियम की स्थापना की गई। और इसके बाद 1948-49 में गन्ना विकास परिषदों की स्थापना की गई। 1948-49 में, अब तो आज़ाद हो चुके थे हम, 1948-49 में गन्ना विकास परिषद, ताकि गन्ने का उत्पादन अच्छा किया जा सके और ज़्यादा उत्पादन किया जा सके। गन्ना विकास परिषदों की स्थापना की गई। कोई एक नहीं थी, परिषदों की स्थापना कई सारी। वर्तमान में देखा जाए तो प्रदेश में 152 गन्ना विकास परिषद हैं। कितनी हैं? 152 गन्ना विकास परिषद हैं, ठीक है। प्रदेश में कितनी हैं? 152 गन्ना विकास परिषद हैं और 100 से ज़्यादा चीनी मिल हैं। लेकिन हो गया? हाँ, चलो, बफरिंग हो रही थी। चलो अब आवाज़ आ रही होगी भाई, आवाज़ आ रही होगी अब, ठीक है, आवाज़ आ रही होगी उम्मीद है। चलो हम लोग आगे चलते हैं। यही तो इम्पोर्टेंट है, ये आपको लिखना होगा, याद करना होगा। तो तब 1975 में यूपी गन्ना किसान संस्थान की स्थापना की गई। 1976 में यूपी गन्ना शोध संस्थान की स्थापना, यूपी गन्ना शोध परिषद की स्थापना की गई, ठीक है, अब जिससे रिसर्च किया जा सके। तो 1976 में यूपी में क्या किया गया? यूपी गन्ना शोध संस्थान, ठीक, शोध परिषद, रिसर्च काउंसिल लखनऊ में, ठीक है, शोध परिषद यूपी गन्ना रिसर्च काउंसिल की स्थापना की गई। क्या किया गया? रिसर्च काउंसिल की स्थापना की गई। इससे पहले उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की स्थापना की गई थी। किसकी? उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की स्थापना की गई थी 1963 में, ठीक है, 1963 में। तो उसको भी लिख लेना आप चाहो तो ये था आपका गन्ना संस्थान, ठीक है, गन्ना संस्थान, जिसमें 152 वर्तमान में गन्ना विकास परिषद है। कितने हैं? 152 गन्ना विकास परिषद हैं, चलेगा। और उत्तर प्रदेश के तराई के क्षेत्रों में ज़्यादा गन्ना का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि आपके बरेली है, पीलीभीत है, गोरखपुर है आपका, और गोरखपुर के साथ साथ आपका महाराजगंज है, देवरिया है। इन क्षेत्रों में प्रदेश का मुजफ्फरनगर है, मुरादाबाद है, इन क्षेत्रों में गन्ने का उत्पादन ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। तो गन्ने के उत्पादन के लिए तराई का क्षेत्र बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे प्रदेश में। इसके बाद आते हैं हम लोग सीमेंट उद्योग पे। किस पे आते हैं? सीमेंट उद्योग पे आते हैं, और सीमेंट उद्योग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। अब इनमें से सारे तो नहीं पूछे जाएंगे,
अब मैं जो कहता हूं ना आपसे कि इनमें से पूछे जाते हैं, सारे एक साथ तो नहीं पूछे जा सकते ना, या तो गन्ना का क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर आपका सूती वस्त्र उद्योग का, या फिर ऊनी वस्त्र उद्योग का, या फिर कोई और पूछ लेगा। एक जिला एक उत्पाद से कम मेमोराइज होना चाहिए, अब कम से कम एक बार पढ़े होने चाहिए, कम से कम नोट्स बने होने चाहिए, ताकि हर एग्जाम में वही काम आ जाए, बार बार बनाने की जरूरत ना पड़े। तो सीमेंट उद्योग की अगर बात करें तो इसके लिए जरूरत पड़ती है आपके चूने की। तो सीमेंट उद्योग, हाँ, चूना पत्थर की जरूरत पड़ती है इसके लिए। और सीमेंट उद्योग की अगर हम लोग बात करें प्रदेश में, तो कई सारी जगह सीमेंट उद्योग लगे हुए हैं। जैसे कि मिर्जापुर की अगर बात करें तो मिर्जापुर में 2 जगह सीमेंट उद्योग काफी किया जाता है। मिर्जापुर में चुर्क और कजराहट, क्या है, चुनार व कजराहट, क्या, चुनार व कजराहट। चुर्क तो आपका सोनभद्र में, चुनार व कजराहट, ठीक है, चुनार व कजराहट, हाँ, ये 2 जगह। दूसरा आपकी अगर सोनभद्र की बात करूं, मैं सोनभद्र की बात करूं तो यहाँ भी सीमेंट उद्योग बहुत ज्यादा फेमस है। कहाँ पर, चुर्क व डल्ला में, कहाँ पर, चुर्क व डल्ला में। ये चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, चुर्क व डल्ला, क्या हो जाएगा, चुर्क व डल्ला, ये सीमेंट उद्योग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और अगर पश्चिमी यूपी में देखूं तो आपका सिकंदराबाद, आपका क्या है, सिकंदराबाद, जो कि छोटा सा कस्बा है बुलंदशहर में, यहाँ पे सीमेंट उत्पादन किया जाता है, ठीक है, सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। आपके झांसी में सीमेंट उत्पादन होता है, आपके कासगंज में सीमेंट का उत्पादन होता है, ठीक है, कहाँ पर होता है, कासगंज में सीमेंट का, रायबरेली के जगदीशपुर में सीमेंट का होता है, ठीक है, रायबरेली में। तो यहाँ पर सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। इसके लिए चूना पत्थर की आवश्यकता होती है, क्या होता है, चूना पत्थर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, सीमेंट उद्योग का, सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर, हाँ, आप सभी लोग बता भी रहे हैं, मिर्जापुर का चुनार व कजराहट में, सोनभद्र का चुर्क व डल्ला में, सिकंदराबाद बुलंदशहर में, ठीक है, और झांसी, कासगंज, रायबरेली में सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। तो ये सीमेंट के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अगर मैं बात करूं चमड़ा उद्योग के लिए, किसके लिए बात करूं, चमड़ा उद्योग के लिए, तो चमड़ा उद्योग के लिए आपका फेमस है, क्या, आपका फेमस है, हाँ, चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। पहले तो एक क्वेश्चन बताओ, उत्तर प्रदेश चर्म संस्थान, ठीक है, हाँ, चर्म संस्थान कहाँ पर स्थित है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे, बाकी क्लास के बाद भी बताएंगे, मैं कल बताऊंगा, ठीक है आपको। तो उत्तर प्रदेश चर्म संस्थान कहाँ पर, बाकी आप बताएंगे। चमड़ा उद्योग के लिए अगर मैं बात करूं, किसके लिए बात करूं, चमड़ा उद्योग के लिए बात करूं, तो सबसे ज़्यादा जो फेमस है चमड़ा उद्योग के लिए वो आपका कानपुर। कानपुर चमड़ा उद्योग का केंद्र है, और यहाँ पर इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे आपके जूते हैं, बैग है, बेल्ट है, और जैकेट वगैरह, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं चमड़े की, ठीक है। तो कानपुर और आपका आगरा, कानपुर आगरा भी है आपका चमड़ा उद्योग के लिए, ठीक है, कानपुर भी है, आगरा भी है, गोरखपुर है आपका, मेरठ भी है, गोरखपुर है, लेकिन ये 2 इंपॉर्टेंट हैं, यही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कानपुर आपका, आगरा है आपका, मेरठ भी है आपका, लखनऊ भी है आपका। और प्रदेश में चमड़ा कमान है, चमड़े को बनाने के लिए कहा जाता है चमड़ा कमाना, क्या कहा जाता है, चमड़ा कमाना। और इसको रंगने के लिए 86 केंद्र बनाए गए हैं, छोटे छोटे, क्या बनाया गया है, उत्तर प्रदेश में चमड़ा कमाना, चमड़ा बनाना होता है, बनाने को हम लोग कमाना कहते हैं, जानवरों की खाल से बनाया जाता है। तो ऐसे ही नहीं आप चमड़ा बना सकते कि बिना कहीं परमिशन के आप लग जाओ और चमड़ा बनाने, तो उसके लिए परमिशन वगैरह, लाइसेंस वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 86 केंद्र हैं जहां पर चमड़े को कमाया जाता है, क्या किया जाता है, चमड़ा कमाया जाता है, ठीक है, बनाना को कमाया कहा जाता है चमड़े को, ठीक है। तो कमाया जाता है और इसको रंगा जाता है, फिर इसको रंगा जाता है। तो प्रदेश में लगभग 86 केंद्र हैं चमड़ा कमाने और उसको रंगने के लिए। हाँ, यहां तक समझ आया, गोरखपुर नहीं है, अच्छा, कानपुर, आगरा, लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, इन क्षेत्रों में चमड़ा रंगाई का, चमड़े सिर्फ रंगाई नहीं, मैं बात नहीं कर रहा, चमड़े के उत्पाद जो तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो ये फेमस है इन जगह, ये जगह। चलो आगे चलते हैं हम लोग। वनस्पति उद्योग के लिए 86 सेंटर, हाँ, हाँ, आगे चलते हैं हम लोग। कांच उद्योग के लिए अगर मैं बात करूं, ठीक है,
कांच उद्योग की अगर मैं बात करूं तो कांच उद्योग के लिए प्रदेश में बहजोई बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्या? बहजोई, ये संभल में है, ठीक है। कहाँ पर है? संभल में। तो बहजोई बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। संभल ये बदायूं से काट के अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, बदायूं को विभाजित करके, बदायूं को विभाजित करके संभल एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, ठीक है। तो बहजोई आपका, प्रयागराज आपका, ठीक है, बहजोई प्रयागराज, ठीक। प्रयागराज आपका कांच उद्योग के लिए फेमस है। और आपका कांच से चूड़ी बनाने के लिए फेमस है फिरोजाबाद। क्या है? कांच उद्योग फिरोजाबाद, ठीक है, कांच से चूड़ी बनाने के लिए। और चूड़ी सुहाग का प्रतीक कहा जाता है भारत में, इसीलिए इसे सुहाग नगरी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? सुहाग नगरी भी कहते हैं। तो कांच उद्योग के लिए कौन फेमस है आपका? फिरोजाबाद। क्वेश्चन इसी के आसपास पूछा जाता है कि सुहाग नगरी किसे कहते हैं, या चूड़ी उद्योग के लिए कौन ज़्यादा फेमस है। बाकी कांच के छोड़ दिए जाते हैं। बहजोई बहुत फेमस है, और प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद भी आपका कांच उद्योग के लिए फेमस है। इलाहाबाद भी आपका क्या है? कांच उद्योग के लिए फेमस है। आगे चलते हैं हम लोग, और आगे एल्यूमिनियम उद्योग, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एल्यूमिनियम उद्योग के लिए अगर मैं बात करूं तो आपका रेणुकूट, आपका रेणुकूट बहुत ज़्यादा फेमस है। क्या है? रेणुकूट बहुत ज़्यादा फेमस है। इस रेणुकूट में एक मिल लगी हुई है। रेणुकूट पड़ता है आपके सोनभद्र में। कहाँ पड़ता है? सोनभद्र में रेणुकूट, सोनभद्र। यह इस रेणुकूट में क्या लगा है? हिंडाल्को, हिंडाल्को, ठीक है। हिंडाल्को ये क्या है आपकी? हिंडाल्को है एक एल्यूमिनियम, इसको आप नाम से भी देख सकते हैं। हिंडाल्को मतलब HIND, हिंड मतलब हिंदुस्तान, AL मतलब एल्यूमिनियम, CO मतलब कॉरपोरेशन, ठीक है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम निगम या कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। ये क्या है? ये एल्यूमिनियम के लिए एक संयंत्र लगाया गया, एक फैक्ट्रीज कह सकते हैं, एक प्लांट कह सकते हैं, जहाँ पर बॉक्साइट जाता है। क्या जाता है? बॉक्साइट जाता है, बॉक्साइट जाता है। बॉक्साइट ओर होता है एल्यूमिनियम का, और ये बॉक्साइट उत्पादन किया जाता है बांदा में। कहाँ पर? बांदा में, चंदौली में, और बाकी बाहर से आता है झारखंड वगैरह से, ठीक है। तो बांदा और चंदौली से बॉक्साइट यहाँ हिंडाल्को में पहुँचता है, और यहाँ से आपके एल्यूमिनियम की चादर, और हाँ एल्यूमिनियम, यहाँ पे क्या किया जाता है? इसको प्योर किया जाता है बॉक्साइट को, और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाल लिया जाता है, और एल्यूमिनियम की चादर व गोले बना दिए जाते हैं, और ये एल्यूमिनियम तैयार होता है किसी काम के लिए, और इसको पहुंचा दिया जाता है फिर, जैसे कि मथुरा हुआ आपका, क्या हुआ? मथुरा हुआ आपका, कानपुर हुआ, इन क्षेत्रों में पहुंचा दिया जाता है। और यहाँ पर मथुरा, कानपुर में ऑटो पार्ट्स हुए, तार हुए, वायर हुए, पता नहीं क्या क्या बर्तन हुए, सभी चीज़ें बनाई जाती हैं फिर एल्यूमिनियम से, ठीक है। तो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए आपका सोनभद्र का रेणुकूट, यहाँ पर हिंडाल्को कंपनी लगी हुई है, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? आपके चंदौली, बांदा और चंदौली में, बांदा और चंदौली में, ठीक है। हाँ ठीक, बॉक्साइट कहाँ मिलता है आपको? बांदा और चंदौली में। यार इसका क्या है? एल्यूमिनियम लिखा हुआ है। अब मैं इंग्लिश ऐसे बोलने लगूँ तो मैं अंग्रेज तो हूँ नहीं यार कि बिल्कुल इंग्लिश में ही बोलूँगा। सारी चीज़ें बॉक्साइट तो हिंदी बॉक्साइट, इंग्लिश बॉक्साइट, क्या होता है? हाँ विकास भैया, हम दोनों में हम लिख रहे दोनों में। देखो गौरव शर्मा जी कह रहे हैं कि कल की मैराथन कहाँ थी कल भाई साहब? जूनियर असिस्टेंट में काफ़ी प्रश्न फंसे। अच्छा, जूनियर असिस्टेंट वाली मैराथन से, हाँ ये सही कह सकते हो आप, आए होंगे फिर वहाँ से। जूनियर असिस्टेंट की जो मैराथन हुई थी वहाँ से तो क्वेश्चन आए होंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं, और आगे हम लोग चलते हैं फर्टिलाइज़र उद्योग, जो हमारा उर्वरक उद्योग है, जहाँ पर यूरिया है, DAP है, MOP है, NAP है, ये सब बनाए जाते हैं ना। क्या बनाया जाता है? जो फर्टिलाइज़र बनाए जाते हैं, नाइट्रोजन, पोटास, फॉस्फोरस वगैरह के। तो उर्वरक उद्योग की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? उर्वरक उद्योग की बात करूं, उर्वरक उद्योग की बात करूं, ठीक है। तो उर्वरक उद्योग के लिए फेमस है हमारे प्रदेश में गोरखपुर। पैसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सच बता रहा हूँ। उर्वरक हम लोग आयात करते हैं, आयात मतलब दूसरे राज्यों से मंगाते हैं, और भारत में भी फर्टिलाइज़र का आयात किया जाता है। भारत भी फर्टिलाइज़र खुद नहीं बनाता अपनी खपत का, बहुत ज़्यादा खपत होती है हमारे यहाँ उर्वरक फर्टिलाइज़र का, हम लोग खुद आयात करते हैं। तो भारत में नहीं बनता तो यूपी में कहाँ से बनता होगा? ये सब जो मैं लिखा रहा हूँ ना, ये सब किताबों के आंकड़े हैं,
सच देखा जाए तो यहाँ पर नहीं बनता, बनता था कभी या बनता है तो बहुत कम मात्रा में, ठीक है, बहुत कम मात्रा में। तो गोरखपुर तो काफ़ी दिन से वैसे ही बंद पड़ा है। बताया जाता है कि अभी कुछ दिन पहले इसको शुरू किया गया इस प्लांट को, ठीक है। तो गोरखपुर है आपका, कानपुर है आपका, क्या है, कानपुर है आपका, और इलाहाबाद के पास फूलपुर है, यहाँ पर एक प्लांट है, क्या है, फूलपुर है। तो गोरखपुर है आपका, कानपुर है आपका, फूलपुर है आपका, बरेली है आपका जो फर्टिलाइज़र के लिए है, फर्टिलाइज़र के लिए है, ठीक है। ज़्यादातर गोरखपुर और फूलपुर इन दो के नाम आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और दोनों ही प्लांट कुछ समय पहले तक बंद पड़े थे, इनको फिर से शुरू किया गया है, ठीक है, इनको फिर से शुरू किया गया है। कह रहे हैं जीके जीएस टॉपिक वाइज पढ़ाओ, ये क्या है फिर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद पीतल उद्योग देखते हैं, पीतल उद्योग। और पीतल उद्योग की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, पीतल उद्योग की बात करूं, तो इसमें आपका मुरादाबाद को पीतल नगरी भी कहा जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा है भी नहीं पीतल उद्योग मुरादाबाद में, ठीक है। ये हाँ, पीतल उद्योग मुरादाबाद, वाराणसी आपका, ठीक है, वाराणसी, और आपका मथुरा भी है पीतल उद्योग के लिए देखा जाए तो। मथुरा में काफ़ी मूर्तियां बनाई जाती हैं, वाराणसी है, मिर्ज़ापुर भी है आपका पीतल उद्योग के लिए, ठीक है, मिर्ज़ापुर भी है। और 4 ये कह सकते हैं, मुरादाबाद, वाराणसी, मथुरा, मिर्ज़ापुर, ठीक है, पीतल उद्योग के लिए। इसमें से मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीतल नगरी कहा जाता है। दिया सलाई उद्योग की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, दिया सलाई उद्योग की बात करूं, तो दिया सलाई उद्योग के लिए आपका क्या, बरेली प्रसिद्ध है, ठीक है, बरेली प्रसिद्ध है, और यही ज़्यादातर आपके ऑप्शन में मिलता है। और बरेली के बाद अगर देखना हो किसी को, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बरेली का कॉपीराइट हो गया, कोई और नहीं दिया सलाई उत्पादन कर सकता, तो आपका सहारनपुर है आपका, प्रयागराज है आपका, लखनऊ है आपका, मेरठ है, यहाँ भी दिया सलाई उद्योग काफ़ी फल फूल रहा है, यहाँ भी काफ़ी फल फूल रहा है। ऊनी वस्त्र उद्योग की बात करूँ तो कानपुर में एक मिल होती थी जिसे हम लाल इमली मिल कहते हैं, भारत में अब काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थी, लेकिन लाल इमली मिल भी अब बंद हो गई है, ठीक है। तो कानपुर है आपका, फर्रुखाबाद है आपका, और आपका कानपुर, फर्रुखाबाद, प्रयागराज है आपका, ठीक है, शाहजहाँपुर है आपका, मिर्ज़ापुर है, शाहजहाँपुर है आपका। इन क्षेत्रों में ऊनी वस्त्र उद्योग ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन नहीं है, सच बता रहा हूँ, उतना नहीं है, डेवलप नहीं है। इन उद्योगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है यूपी में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि लाल इमली मिल बंद पड़ी है, लेकिन हम आज भी पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन आज भी पूछे जाते हैं, ठीक है। पूछा जा सकता है कि लाल इमली मिल किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए, लेकिन ये बंद पड़ी है, ये काम नहीं कर रही, ठीक है। हाँ, योगेंद्र यादव बरेली कह रहे हैं कि सर इफ़को की, तो मैंने कब कहा बरेली में बंद पड़ा है, मैंने तो कहा था फूलपुर और बरेली में लिखाया था जरूर मैंने, उर्वरक उद्योग में, तो लेकिन मैंने तो ये तो नहीं कहा ना कि बरेली में बंद पड़ा है उर्वरक उद्योग। गोरखपुर में बंद था और फूलपुर में बंद था, लेकिन दोनों ही के बारे में मैंने आगे बताया कि पिछले कुछ समय से इनको शुरू किया गया है, ठीक है। भाई साहब इतना कमज़ोर नहीं है मेरा दिमाग, काफ़ी मजबूत है, समझ रहे हो। चलो आगे चलते हैं। आगे जूट उद्योग की बात करें तो जूट उद्योग की अगर हम लोग बात करें तो जूट उद्योग के बारे में कहा जाता है, पहले तो ये जूट उद्योग प्रदेश के पूर्वी हिस्से में, और पूर्वी वाला भी दक्षिणी हिस्सा गोरखपुर के आसपास, गोरखपुर है आपका, गोंडा बस्ती, इन क्षेत्रों में किया जाता है जूट। घाघरा और गंडक के दोआब में जूट उद्योग किया जाता है, और इसके लिए कहा जाता है कि 3 इकाई हैं प्रदेश में जूट को बनाने के लिए। ऐसे तो जूट को तैयार करने के लिए कहाँ पे है आपका, सहजनबा, किसी ने सुना है सहजनबा, कहाँ पे, सहजनबा और कानपुर में 2 यूनिट हैं, 2 इकाई हैं जूट को तैयार करने के लिए, और सहजनबा गोरखपुर में पड़ता है, सहजनबा में जूट की इकाई लगी हुई है, ठीक है। तो जूट के लिए अगर देखा जाए तो कानपुर और सहजनबा, क्या है, कानपुर और सहजनबा। कागज उद्योग की अगर मैं बात करूं तो कागज उद्योग के लिए आपका कालपी फेमस होता था पुराने समय से। वर्तमान में मुजफ्फरनगर में बहुत ज़्यादा मिल हैं, लगभग 14-15 मिल हैं कागज उद्योग के लिए। सहारनपुर बहुत ज़्यादा फेमस है, मेरठ बहुत ज़्यादा फेमस है, गाजियाबाद फेमस है, मुरादाबाद फेमस है, ठीक है। मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ये फेमस हैं कागज उद्योग के लिए। पुराने समय पर कालपी जालौन डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा फेमस होता था, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होता था कागज उद्योग के लिए, ठीक है। तो ये था आज का चैप्टर। इसके बाद आगे और भी उद्योग हैं हमारे, हम उनकी बात करें, जैसे IT सेक्टर है प्रदेश का, और बहुत से संस्थान हैं
आगे बात करेंगे, मंडे को बात करेंगे। क्लास कैसी रही इस बारे में ज़रूर बताएंगे, और क्लास को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि लाइक ही कह सकते हैं कि ये बता सकते हैं क्लास आपको अच्छी लगी। ठीक है, तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। साथ के साथ अगर आप DRDO, MTS या CHSL की तैयारी करें, DRDO बहुत अच्छा मौका है आपके पास, तो कोर्स परचेज कर सकते हैं एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर। ठीक है, बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है आप सभी के लिए। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।